स्टूडेंट्स वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम जो फर्स्ट पेपर है अपना 25 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में आया है उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंध से भिन्न है। तो किस में भिन्न है? आलोचनात्मक चिंतन में। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक, वैसे तो हम इसको नेगेटिव ले जाते हैं कि आलोचना करना गलत बात होती है, लेकिन ये गलत बात नहीं होती, क्योंकि आलोचना का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ में कोई कमी है तो उस कमी को बताना आलोचना करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक या स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवादपरक माना जाता है। संवादपरक का मतलब होता है जिसमें हम वार्तालाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है कि संवादपरक किस किस को माना जाता है। तो क्या प्रयोगशाला को माना जाता है? नहीं। प्रदर्शन को? नहीं। अनुशिक्षण को माना जाता है। समूह चर्चा को भी माना जाता है और परियोजना प्रोजेक्ट कार्य को नहीं माना जाता। तो सी और डी यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशील बनाने में योगदान करते हैं। तो शिक्षण को प्रभावशील बनाने में कौन कौन योगदान करते हैं? तो पाठों की स्पष्टता, जिससे अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट किए जाते हो। तो हाँ। प्रश्न पूछना, जिसमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो। तो क्या ये होगा? नहीं, ये नहीं होगा। ऐसी पूछताछ जिससे उत्तर प्राप्त करने एवं आग्रहता संबंधी चेष्टा हो। तो ये भी नहीं होता। शिक्षक कार्य अभिविन्यास, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। तो डी होगा। अधिगम प्रक्रिया में लगना, जिससे विद्यार्थी द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि है। तो ई। ए, डी और ई, सी इसका राइट आंसर हो गया। तो इसमें क्या है, ये एक अपने जो राइटर हुए मिस्टर बोरिस ने क्या है कि 5 प्रकार के जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व बताए हैं। उनमें इन्होंने पहला तो बताया है कि पाठ की स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा बताया है कि निर्देशात्मक विविधता होनी चाहिए। तीसरा बताया है कि शिक्षक कार्य अभिविन्यास होना चाहिए। चौथा बताया है कि जो अधिगम है उसमें लगने वाला समय। और 5वां है सफलता दर। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो गया 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक है जिन्हें सामाजिक क्षमता के रूप में माना जाता है। सामाजिक क्षमता यानी कि हमें दूसरों से जो मिलती है वो पूछा गया है। तो अभिप्रेरणा हमें बाहर से मिलती है। बौद्धिकता तो हमारी आंतरिक होती है, तो ये बाहर से नहीं मिल सकती। सामाजिक कौशल क्या होते हैं? सामाजिक कौशल भी हमें बाहर से ही मिलते हैं। और पारिवारिक मदद भी हमें बाहर से मिलती है। अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यता क्या होती है? अपनी खुद की होती है, तो ये नहीं आएगा। तो ए, डी और सी इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है कि परीक्षा पुनर्परीक्षा विधि क्या होती है। तो ये होती है 2 भिन्न सत्रों में से एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित करना होता है परीक्षा पुनः परीक्षा, यानी कि ए का थर्ड मिलाते ही हमारा आंसर आ गया डी। चलो आगे मिला लेते हैं कि वैकल्पिक परीक्षा विधि क्या होती है। वैकल्पिक परीक्षा विधि का मतलब होता है कि 2 विभिन्न सत्रों में से एक ही समूह के लिए परीक्षा के 2 प्रारूपों को
प्रशासित करना। सी है अब अर्ध विच्छेदन विधि क्या होती है? अर्थ विच्छेदन विधि होती है कि एक सत्र में सहसंबंध के लिए परीक्षा के दो समतुल्य आधे सत्रों को परीक्षा का संचालन करना होता है। फिर है अंतर निर्धारक विधि। अंतर निर्धारक विधि होती है कि स्वतंत्र रूप से परीक्षा के दो या दो से अधिक निर्धारक अंक प्राप्त करना। तो इस हिसाब से हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित, चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित होता है? तो सुधार केंद्रित कौन सा होता है? रिसर्च। कौन सी रिसर्च होती है? तो क्रियात्मक यानी कि एक्शन रिसर्च होती है। इसमें चक्रीय प्रवृत्ति में क्या होता है? पहले होता है नियोजन यानी कि प्लान, फिर क्या होता है उसको क्रियान्वयन करना, और फिर पर्यवेक्षण करना और फिर उसका चिंतन करना। तो ये क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शोध परियोजना में उचित प्रचालित परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि की संभावना होती है? तो हमारे सिलेबस में अल्फा और बीटा त्रुटि, दो त्रुटियां दी गई है। अल्फा त्रुटि कब होती है? जब कोई सच्ची बात को जब झूठा साबित किया जाता है तो अल्फा 1 होती है, ठीक है। और जब झूठ को क्या है, सच माना जाता है, तो वो क्या होती है? बीटा होती है। तो इसमें यही बात पूछी गई है कि कोई बात सच्ची है उसको झूठा साबित किया जा रहा है, तो वो क्या होती है? अल्फा त्रुटि मानी जाती है। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं कि कोई इंसान शराब पी रखी है किसी इंसान ने, लेकिन उसको क्या प्रूफ कर दिया जाता है कि नहीं इसने तो दूध पिया है, तो वो क्या होगी? अल्फा त्रुटि होगी। और अगर किसी ने रियल में दूध पिया है और उसको शराब अगर हम मान लेते हैं कि हाँ इसने शराब पी है, तो वो बीटा त्रुटि में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेज विश्वविद्यालय में कोई अध्यापक किसी बड़ी परियोजना में अपने मुख्य शोध परिकल्पना के प्रशिक्षण की योजना बनाता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से किन कथनों को संगतपूर्ण माना जाएगा? तो किन किन को संगतपूर्ण माना जाएगा? तो मुख्य शोध परिकल्पना में चरों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना माना जाएगा। तो ए हमारे तीन ऑप्शन में ए है। चलो आगे देखते हैं कि शोध परिकल्पना में विभेदक प्रभावों या संबंधों का निष्कर्ष निकालने का उद्देश्य होना चाहिए, तो बी भी होगा। निराकरणीय परिकल्पना पहले से ही निर्धारित होनी चाहिए, नहीं। मुख्य शोध परिकल्पना के प्रशिक्षण हेतु प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध है, तो नहीं। शोध परिकल्पना पर निराकरणीय परिकल्पना के परिणाम का निर्धारण कर अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, तो ई सही है। यानी कि ए, बी और ई, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन क्या होता है, जिसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रत्येक यूनिट को चयनित करने के लिए समान और स्वतंत्र अवसर इसमें दिया जाता है। तो ए का 2 आते ही हमारा सेकंड आंसर सही हो जाता है। चलो आगे मिला लेते हैं हम
कि व्यवस्थित प्रतिचयन क्या होता है। व्यवस्थित प्रतिचयन होता है कि के अंतराल में क्या होता है, n/n से प्राप्त किया जाता है और उसका प्रयोग कर यूनिटों को निकाला जाता है। यहाँ n सममिष्ट आकार साइज और n प्रतिदर्श आकार है। फिर है कि विमात्मक प्रतिचयन क्या होता है कि प्रतिदर्श संरचना आरेखण से पूर्व अभिज्ञापित विभिन्न विशिष्ट लक्षणों के अनुसार यूनिटों को अभिज्ञापित किया जाता है। और स्नोबॉल प्रतिचयन क्या होता है कि प्रथम सदस्य यूनिट द्वितीय यूनिट को अभिज्ञापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह अनवरत चलता रहता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना असर्शन और रीजन वाला कि शोध में इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थप्रदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है। तो सही है। इस प्रतिमान में शोध का उद्देश्य सामान्यीकरण पर पहुंचना नहीं बल्कि सजीव यथार्थ की खोज करना है। दोनों सही है। इनके बीच में आप क्योंकि लगाओगे तो ये इसकी सही व्याख्या हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या है। फिर आगे चलिए, आगे पैराग्राफ है। पैराग्राफ आपको खुद पढ़ना है। खुद पढ़ के और इनके जब आप आंसर करोगे तो 11 नंबर का जो है आज के विपणन निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सामाजिक बाध्यताएं इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि आज के समाज में मुख्य चिंता का केंद्र बिंदु क्या है। तो निगमित नैतिकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदर्शी कंपनियां किस बात को प्राथमिकता देती है। तो समर्थनीय विपणन को देती है। फिर है कि परिच्छेद के अनुसार समर्थनीय विपणन को इस रूप में समझा जाता है। तो एक अवसर के रूप में समुदाय के लिए अच्छा करना। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि संवेदनशील पूंजीवाद में समाविष्ट है। तो क्या क्या समाविष्ट है, नागरिक भावना से परिपूर्ण होना और सामाजिक संबंधों का बनाना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो आवश्यक प्रयास के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या है कि सन 1954 में एक विल्बर सेनन ने चेन के भाग की अवधारणा विकसित की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेन के भाग की अवधारणा किसने दी। तो विल्बर सेनन ने 1954 में दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिखित संप्रेषण की प्रभाविता इन पर आधारित होती है। तो क्या बहुत लंबा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, नहीं। पेचीदा वाक्य विन्यास, क्या पेचीदा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो नहीं। लिखने के बाद संपादन होना चाहिए, वाक्यों में सूक्ष्मता होनी चाहिए, यानी कि जितने वाक्यों से काम चले उतने ही होने चाहिए, ना कि बार बार उनको रिपीट करना चाहिए। तो कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, शब्दों का प्रभावी प्रयोग होना चाहिए। तो इसका सी डी और एफ यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न अंतरक्रिया तकनीकों की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय श्रोता बनाए। तो ये इसका सही है। तर्क क्या बोल रहा है कि अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि अगर अध्यापक बोलता रहेगा तो स्टूडेंट क्या है, निष्क्रिय श्रोता बन जाएंगे। इनके बीच में हम क्योंकि लगा के देखते हैं तो ये इसकी सही व्याख्या भी बन रही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में क्या है, संप्रेषण के प्रकार, और दूसरे में विशेषताएं दी गई है। तो अंतःवैयक्तिक क्या होता है कि अंतःवैयक्तिक होता है स्वयं से। तो ए का डी, एक से हमारा आंसर आ रहा है। फिर आता है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है कि व्यक्तियों के मध्य होता है। फिर होता है समूह। क्या होता है, समूह होता है लघु संगठन के बीच में। और जन समुदाय क्या होता है, अज्ञात श्रोताओं की बड़ी संख्या क्या कहलाती है, जन समुदाय कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षागत स्थिति में व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी अंतरक्रिया के लिए बाधक है। तो ये बात सही है। अवैयक्तिक संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्राय सर्वोत्तम समाधान माना जाता है। तो अवैयक्तिक संप्रेषण सर्वोत्तम समाधान नहीं माना जाता। तो ए इसका सही है और दूसरा इसका गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि नीचे 3 संख्याएं दी गई है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो जिसको ये क्वेश्चन मेथड से आता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको मेथड से नहीं आता, जैसे कोई मेरी तरह है कि x की 2 लगा दी तो बस आगे समझ में नहीं आएगा कि ये x लग गया तो मैथ कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि पहले औसत 56 दे रखी है और 3 संख्याएं हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 168 आ गया। तो तीनों का जोड़ 168 होना चाहिए, इतना आपको पता चल गया। और पहली संख्या से दूसरी दुगनी है और तीसरी आधी है। तो ये हम समझ लेते हैं कि ये पहली संख्या, ये दूसरी, और ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी है। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो हम अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो एक एक ऑप्शन उठाएंगे। तो हमने जैसे डी ऑप्शन उठा लिया, तो डी ऑप्शन में हमने ये 48 कर लिए, ये 24 और ये 96, क्योंकि 24 का दुगना 48 और इसका दुगना ये, क्योंकि इसकी ये संख्या आधी है ना, तो 96 का 48 आधा हो गया। इनको अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 168 बन रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 48 डिफरेंस आएगा। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इन सवालों को ऐसे भी आसानी से कर सकते हैं। कि 2, 10, 26 और 50 की श्रृंखला में अगले अंक का निर्धारण करें। तो अगले अंक में क्या आएगा, 2 प्लस में 8 प्लस किया है इन्होंने तो आया 10। फिर क्या किया है, 10 में क्या कर दिया, 8 दूनी 16 कर दिया, तो क्या आ गया 26। इसी तरह क्या किया इन्होंने, 26 में फिर क्या किया कि 24 प्लस कर दिया, तो आ गया 50। अब हम क्या करेंगे, 50 में 32 प्लस करेंगे तो 82 आ जाएगा। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन में जा रहे एक आदमी नोटिस करता है कि 1 मिनट में
31 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की नियमित दूरी पर हो तो ट्रेन की स्पीड आपको ज्ञात करनी है। तो 31 खंभे यानी कि एक तो खंभा कम हो गया 30 और 30 कितने 50 मीटर की दूरी पे है, तो टोटल दूरी कितनी आ गई 1500 मीटर। 1500/60 गुणा 18/5। अब इनको हम काटेंगे तो 90 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50,000 रुपये की रकम बैंक से 1 साल के लिए 10% के ब्याज पर जमा की जाती है। यह ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर परिकल्पित होता है, तो 1 साल के अंत में ब्याज की रकम क्या होगी? तो आपको पता ही है कि चक्रवर्ती ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है। P1/100 n-1। तो इस हिसाब से आएगा कि 1/2 यानी कि 20 + 1 20, 21/20 आ गया। 21/20 आने के बाद क्या आएगा कि 441 - 400 बटे में क्या आएगा 400 बराबर 41/100 और फिर क्या आएगा 125 गुणा में 41 तो 5125। तो 5125 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में अगला पद बताना है आपको। तो इनकी सीक्वेंस देखो क्या बन रही है, A-B-C 2 अक्षर छोड़ के फिर F है। इसी तरह इन दोनों का रिलेशन क्या है, A के बाद में B-C-D हमें पता है आगे E आएगा। इसी तरह ऊपर वालों की क्या है, B के बाद में C-D-E और F आएगा, यानी कि E-F तीनों में दे रखा है। आगे क्या है C-D-E-F-G, फिर क्या है F-G-H-I-J। तो इस हिसाब से इसका C राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता क्या है? तो इनकी क्रमबद्धता में सबसे पहले आती है प्रतिज्ञा, फिर आता है हेतु, फिर आता है उदाहरण और फिर आता है उपन्याय और लास्ट में आता है निगमन। तो ये इनकी सही सीक्वेंस है। लेकिन एनटीए ने क्या किया है, एनटीए ने इसका बी राइट आंसर माना क्योंकि इनकी सही सीक्वेंस इस हिसाब से बन नहीं रही थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिज्ञा ई, तो ई 2 में है, फिर इस हिसाब से तो सी आएगा, हेतु तो सी। लेकिन इन्होंने लास्ट में देखो क्या किया है, डी उपनय को इन्होंने लास्ट में कर दिया, लेकिन आता निगमन है। अगर कोई बच्चा है उसको ध्यान है कि सबसे पहले तो प्रतिज्ञा होगा और लास्ट में निगमन होगा, तो इस हिसाब से तो इनका सी आंसर बनना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि पहले प्रतिज्ञा, फिर हेतु और फिर उदाहरण, 3, फिर क्या किया इन्होंने, इन दोनों में गड़बड़ कर दी। 3 तक तो सही चले तो इनकी ये सीक्वेंस सही है। अगर आगे क्वेश्चन आता है तो इस तरह मिलेगा आपको। फिर है कि न्याय दर्शन शास्त्र में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धताएं लिखिए। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आती है आकांक्षा। तो ए आकांक्षा ए 1 में दिया हुआ है। फिर आती है योग्यता, तात्पर्य और संहिधि। तो सॉरी पहले संहिधि आएगा और लास्ट में
तात्पर्य आएगा, तो बी इसका सेकंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आकांक्षा, योग्यता, सनिधि और फिर तात्पर्य, तो बी इसका राइट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालता है। यानी कि कोई काम हो गया, उसके बाद में हम जो अनुमान लगाते हैं तो उसको कहते हैं शाश्वत अनुमान। और कोई काम होने से पहले अगर हम कोई चीज़ का अनुमान लगाते हैं, जिस तरह अगर आसमान में बादल है घनघोर छाए हुए, तो हम उनको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। लेकिन गिल्ली मिट्टी देख के हम क्या अनुमान लगाएंगे कि बारिश हो चुकी है। तो कोई काम हो चुका है तो शाश्वत, और होना बाकी है तो पूर्ववत। तो इसमें क्या कहा गया कि कीचड़ युक्त पानी, कीचड़ कब हुआ, जब बारिश आई, तो उसके बाद में हमने अनुमान लगाया तो उसको क्या कहेंगे, शाश्वत अनुमान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का हेत्वाभास कहा जाएगा। तो इसको कहा जाएगा विरुद्ध, क्योंकि यह क्या होता है, विरोधाभासी मध्य पद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 4 प्रवृत्तियां दी गई है, इनमें से 2 ऐसे संबंधित है कि वे एक साथ सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे गलत हो सकते हैं। तो इन 2 प्रवृत्तियों के कुट का चयन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ए, ई, आई और ओ, जो ऑल और नो, ये दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, सत्य नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो ये इसमें पूछा गया है। तो ऑल और कोई नहीं, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता कि दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं लेकिन एक साथ असत्य नहीं हो सकते, तो ये आई और ओ वाले होते हैं, जिनको हम सब कंट्ररी बोलते हैं। और इनको अगर पूछा जाए कि इनको क्या बोलते हैं, तो इनको कंट्ररी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी DI आ गई। DI में क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई सारणी का अवलोकन करें और दिए गए वर्षों में संस्था के व्यय लाख रुपए में दिए गए हैं को प्रति वर्ष के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वर्ष दे दिए गए आपको, ये कर्मचारियों के वेतन, ये परिवहन, ये बोनस है, ये ऋणों पर व्यय और ये कर है। व्यय का शीर्ष क्या है, लाखों में दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संस्था को प्रति वर्ष औसत कितना ब्याज चुकाना पड़ता है। तो ब्याज कितना चुकाना पड़ता है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ब्याज दिया हुआ है इनको हम सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 183.3 और ये डिजिट कितने 1 2 3 4 5 है, तो 5 से हम इसको काट देंगे तो ये आएगा 36.66। तो 36.66 देखते हैं हम किस में है, तो हमारा सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लिखित अवधि में संस्था ने बोनस की जो कुल राशि प्रदान की है, उस अवधि में प्रदत्त कुल वेतन की राशि का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि जो पहले क्या है, संस्था द्वारा दे कुल बोनस राशि, तो बोनस राशि को हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे। बोनस को हम इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा इनका। और फिर क्या है कि कुल वेतन की राशि, कुल वेतन की राशि कितनी है, ये कुल वेतन की राशि है। इन दोनों को आपको जोड़ना है, जोड़ोगे तो आएगा 1710।
अब क्या करना है आपको, 17/1710 गुणा में 100। अब इसको काटोगे तो आएगा 0.99। 0.99 को हम क्या मान सकते हैं कि 1% मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखो, ये जो लहराता हुआ सा डंडा है ना, इसका मतलब होता है लगभग। तो हमारा 99% आया था, तो इसका मतलब होता है कि 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में इन सभी मदों पर दिया गया कुल व्यय 2019 के कुल व्ययों का लगभग कितना प्रतिशत है। 2015 और 2019 का पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 2015 वाले जोड़ो, 2015 वाले इन सब को आप जोड़ो। इन सब को आप जोड़ करोगे तो आएगा 995.4। और 2019 वालों को भी जोड़ो, क्योंकि 2019 वालों में से पूछा गया है। तो इसका आएगा 585.36। सॉरी, अब हमने इन 2015 और 2019 दोनों का जोड़ किया ना, तो 2015 वालों का तो आया था हमारा 495.4 और इसके नीचे आएगा 885.36 गुणा में 100। जब हम इनको काटेंगे तो हमारा आएगा 84.63%। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में संस्था का इन मदों में कुल व्यय क्या है। तो 2000 कितने में पूछा है, 2017 में पूछा है। तो चलिए देखते हैं 2017 ये रहा। तो 2017 हम इनको सबको प्लस करना है। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 544.44। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 544.44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 और 2018 में करों के रूप में किए गए व्ययों के बीच में अनुपात पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं 2016 और 2018 में करों। 2016 में कितना है, 108 है और ये 88 है। क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये रहा। अब देखो 108 है और 88 था ना, अब हम इनको काटेंगे तो 27.22। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IoT संक्षिप्त की का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि डैश मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। स्टार्टअप रूटीन को कौन संभालता है, रोम। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये बात सही है, क्योंकि अब जितने घर में बंदे हैं उससे ज़्यादा घर में फ़ोन होते हैं। तो मोबाइल की कीमत कम हो रही है, ये भी बात सही है। मोबाइल की कीमत कम हो रही है, इसीलिए तो संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये इसका सही कारण भी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
कि ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार है, तो .docx इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाइनरी नंबर आपसे पूछा गया है आगे। दशमलव संख्या 9 हेतु द्विसंचर संख्या क्या होगी? तो 9 का हम देखेंगे, पहले 2 पे गया, 4, 1 बच गया, फिर 2 पे गया, फिर क्या आएगा 0, 2 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 0, 1। तो इसका क्या, फिर हम इसको यहाँ से नीचे से ऊपर करते हैं, तो क्या आएगा 1 0 0 1। तो कहाँ है 1 0 0 1, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है, यानी कि ओजोन परत को जो हानि हो रही है या ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है उसका क्या क्या कारण है? तो उसका कारण है, एक तो है वाष्पशील क्लोरीनेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है नाइट्रोजन समाविष्ट उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि CFCs और HCFC जो गैस है इनके कारण ओजोन परत को बहुत अधिक हानि होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था? तो इसमें आएगा मानव अधिकार। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 8 बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला तो है कि अत्यधिक गरीबी और भूखमरी, पहला है भूखमरी। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तीसरा है लैंगिक समानता, लैंगिक समानता। चौथा है बाल मृत्यु दर में कमी। पांचवा होगा मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार। फिर क्या होगा, जो HIV एड्स मलेरिया बीमारी की रोकथाम। फिर होगा पर्यावरण, जो पर्यावरण संरक्षण। और फिर होगा विकास के लिए वैश्विक भागीदारी। तो ये 8 जो लक्ष्य दिए गए हैं। तो इनमें क्या है, शिशु मृत्यु दर भी है, पर्यावरणीय समर्थनीयता भी है और प्राथमिक शिक्षा भी है। तो मानवाधिकार नहीं है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों के अवरोही क्रम की सही श्रृंखला। तो प्रति व्यक्ति पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा करता है अमेरिका। अमेरिका कितना करता है? अमेरिका करता है प्रति व्यक्ति 16.5, और उसके बाद में जापान करता है 9.5 करता है जापान, और ये करता है अमेरिका, और फिर करता है चीन। चीन कितना करता है 7.5, और फिर करता है भारत 1.7। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट में भारत आएगा तो ए, और सबसे पहले क्या है USA। USA कहाँ है? सी, और उसके बाद में क्या है जापान। हाँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा तर्क। ये बताना है आपको कि समकालीन पर्यावरण चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों का लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जा रही है। तो ये बात सही है, क्योंकि बड़े हाइड्रो पावर प्लांट है उसकी तुलना में क्या है, जो छोटे हाइड्रो पावर प्लांट है उनको वरीयता दी जा रही है। अब नेक्स्ट अपना आता है तर्क कि बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। तो ये बात भी सही है, बात तो दोनों सही है, लेकिन
क्या यही रीज़न है कि जो बड़े हाइड्रो पावर प्लांट है उसकी अपेक्षा में लघु हाइड्रो पावर प्लांट को वरीयता दी जा रही है? तो नहीं, यही कारण नहीं है, और भी कई कारण है कि इससे क्या होगा, बड़े जलाशयों को बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, इससे कार्बन जो प्रदूषण है वो भी कम होगा। तो और भी बहुत कारण है, यही एक कारण नहीं है कि इसमें पूंजी कम होगी। तो बात तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक कितना है? तो दिन में निर्धारित शोर का मानक है 55 dB। तो अलग अलग जो क्या है शोर की जो निर्धारित अवस्था दी गई है कि किस में कितना। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि औद्योगिक जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में कितना शोर कर सकते हैं 45 dB और रात को 70। जो व्यापारिक है, व्यापारिक क्षेत्र, उसमें कितना 65 दिन में और 55 रात को। जो आवासीय यानी कि रहने वाली जगह है, वहाँ के इतना कर सकते हैं 55 और 45। शांत जोन यानी कि जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एरिया है, उसमें कितना दिन में 50 और रात को 40। तो इसमें पूछा क्या गया है आवासीय में, आवासीय ये रहा, तो इसमें कितना कर सकते हैं, दिन में 55 कर सकते हैं और रात को 45 कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA रूसा जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करने का शुभारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? 2013 में। इसमें जो केंद्रीय प्रायोजित योजना है, इसमें शैक्षणिक संस्थाओं को सामरिक क्या होता है, वित्त पोषण दिया जाता है। केंद्र और राज्य अलग अलग देता है। जो क्या है सामान्य राज्य है, यानी कि सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए केंद्र तो कितना देगा 65 और राज्य कितना देगा 35, और विशेष वर्ग वालों में 90 केंद्र देगा और 10% राज्य देगा। तो हमारा डी राइट आंसर बनता है 2013। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER उच्चतर शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन पर दत्त स्कूल वर्ष में पात्र आधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह पात्र अत्यधिक जनसंख्या को प्रदर्शित करता है? तो उच्चतर शिक्षा का पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है 16 साल से कम तो होगा ही नहीं, क्योंकि +2 करते करते बच्चा क्या है 16-17 की एज में आ जाता है। तो उच्चतर शिक्षा क्या होती है 18 से 23 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यपरक शिक्षा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो मूल्यपरक की क्या होगा, यह नैतिक शास्त्र का एक पाठ्यक्रम है? तो नहीं, यह है तो सही, लेकिन शिक्षा की सर्वोत्तम व्याख्या तो नहीं कर रहा। यह किसी व्यक्ति के निजी क्रियाओं हेतु रिवार्ड और दंड की बात करता है, तो ये बात नहीं है। यानी कि A और B गलत है, तो 3 हमारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, ये तो बचता एक ही है। विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार सीखते हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि बच्चे को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बच्चा जिस तरह का बिहेव करता है तो ये उसका खुद का बिहेव नहीं है, ये उसको उसके परिवार वालों ने दिया है। विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतर आत्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं, ये बात भी सही है। यह विद्यार्थी को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ये बात भी सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय की ICT पहलों का उल्लेख है सूची 1 में तो, और सूची 2 में विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उनके लाभ दिए गए हैं। तो स्वयं क्या है? स्वयं क्या होता है कि ये क्या है? ऑनलाइन कोर्स के जरिए क्रेडिट प्राप्त करना, यानी कि ए का डी। तो हमारा एक से ही आंसर आ गया, ए का डी। बी है स्वयं प्रभा क्या होती है? उच्च गुणवत्ता संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रम जो 24 घंटे और 7 दिन देखना। EPG पाठशाला क्या होती है? EPG पाठशाला होती है ई विषय वस्तु आधारित मुफ्त पुस्तकें और पाठ्यक्रम प्राप्त करना। ई यंत्रा क्या होती है? अंतः स्थापित प्रणाली में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही तो इसको डिसलाइक करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।